गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग आज सक्षमता परीक्षा 2024 एवं बीपीएससी टीआरई 3 का सामान्य अध्ययन का मॉडल सेट हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 सबका सेम पाठ्यक्रम है। इसलिए आज का जो सिलेबस है वो बीपीएससी टीआरई 3 और आज का जो आपका मॉडल सेट है वो बीपीएससी टीआरई 3 का समान अध्ययन जो 1 to 5 में जो पूछा जाने वाला है उसी के अकॉर्डिंग है। और सक्षमता परीक्षा 2024 का जो हम लोग मॉडल सेट करवा रहे हैं उसी का आज हमारा चौथा सेट है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सभी को हमारा स्वागत है। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। और दोस्तों एक और बात मैं बता देता हूँ, मेरा पिछला वीडियो जो भी आपका है सामान्य अध्ययन का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से भी आप पिछला वीडियो देख के तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न है जो कि है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है वो किससे संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन है मुकदमे तथा कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यवादी और व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो संबंध है वो मुकदमा और कार्यवाही से संबंध है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 12 में है। संविधान के भाग 12 में यह अनुच्छेद है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। यानी कि सरयू जो नदी है वो इनमें से कौन सी नदी की सहायक नदी है। आपके पास ऑप्शन है पिंडर, टोनस, शारदा या भागीरथी। तो आपका जो सरयू नदी जो है आपको वो शारदा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की है? तो शारदा नदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है नेपाल में है। इसका उद्गम कहाँ है? नेपाल के हिमालय में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। यानी कि पहला जो लोक आयुक्त है वो सबसे पहले कौन से राज्य में स्थापित हुआ था। तो उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र या पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपको महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है आपको सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। तो आपको किस वर्ष में किया गया था ये पूछ रहा है। तो 1953 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब प्रारंभ किया गया था? तो 1953 में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य जो है इनमें से कौन से श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है स्थानीय निकाय, पंचायत के सदस्य, शिक्षक, स्नातक या उद्योगपति। तो इसमें जो आपको पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, मतलब कि तीनों में चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति जो है वो नहीं चुने जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उद्योगपति। उद्योगपति जो है उसमें जो है नहीं चुने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। ऑप्शन है लेखा परीक्षण, लेखा, केंद्रीय राज्य, उसके बाद है आपको नीति कार्यान्वयन और अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवाएं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी घटना सबसे पहले हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग थोड़ा विश्लेषण से जानेंगे कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन या कैबिनेट मिशन का आगमन। तो सबसे पहले आपको इसका
जानना पड़ेगा इसका ईस्वी और महीना। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपको अगस्त 1942। उसी तरह जो है क्रिप्स जो है आपका क्रिप्स वो मार्च 1942 कब हुआ था? क्रिप्स वो आपको मार्च 1942 यानी कि मार्च में 1942। उसी तरह हमारा है गवर्नर जनरल जो है वो 1943 अक्टूबर में, और कैबिनेट मिशन जो आपका वो 1946 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको बी। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा बी, कि सबसे पहले पूछ रहा है तो 1942 क्रिप्स मिशन सबसे पहले जो है क्रिप्स मिशन का हुआ था। क्रिप्स मिशन जो आपको मार्च 1942 में हुआ था, इसलिए सबसे जो पहले की बात है तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको जवाहरलाल नेहरू जो है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? यहाँ बोल रहा है 1917 के चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन जो है वो इससे संबंध नहीं रखता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद या राम मनोहर लोहिया। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको राम मनोहर लोहिया साहब जो है वो 1917 के चंपारण सत्याग्रह से उनका कोई संबंध नहीं था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इनमें से हमारे कौन जो नेता हैं वो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। हमारे पास ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफ़ी अहमद तिदवई। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको कि जयप्रकाश नारायण से जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे और वो हजारीबाग जेल से फरार होकर कहाँ पहुँचे थे? तो वो नेपाल के हनुमान नगर में शरण लिया था। कहाँ लिया था? तो नेपाल में हनुमान नगर है, वहीं उन्होंने शरण लिया था। हनुमान नगर में उन्होंने शरण लिया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी गया अधिवेशन जो 1922 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपको दो प्रश्न मिल रहा है कि 1922 ईस्वी का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? तो गया अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में जो राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो आपको खाद्य एवं कृषि विभाग था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में हुई थी या संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या इंग्लैंड? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बोल रहा है कि 1905 में सर्वेंट, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे दो चीज़ बोल रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना अगर कब पूछेगा तो आप 1905 बोल देंगे, और बोला किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको गोपाल कृष्ण गोखले।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहीं से हमारा जो है सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी 1 to 5 के समान अध्ययन एवं समान विषय और 6 to 8 के समान अध्ययन की तैयारी यहाँ से कराई जा रही है। और BPSC TRE 3 वालों का जो है इससे समान अध्ययन की तैयारी यहाँ से कराई जा रही है। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो आपको लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि यहाँ है कि गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उस तीनों में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका जो भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो आपको भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हमारे पास ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, WC बनर्जी या अरविंद घोष। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में जो है ना वो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और WC बनर्जी। तो जब 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात आएगी तो आपको जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ जाना है, उन्होंने ही 1876 में इसकी स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि चटगांव शास्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो चटगांव शास्त्रागार धावे से जो आपका जो संबंधित है वो आपको है सूर्य सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे होंगे कि सूर्य सेन का है नाम, तो सूर्य सेन ही चटगांव शास्त्रागार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? यानी बंकिम चंद्र चटर्जी एक आनंद मठ है जिसमें किसी विद्रोह का उल्लेख है, वो विद्रोह कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है सन्यासी, उसके बाद है कूका, फिर है संथाल, फिर है नील। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है कि सन्यासी विद्रोह, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में जो है वो आपका सन्यासी विद्रोह बंगाल के उल्लेख है। तो बंगाल के जो सन्यासी विद्रोह है उसी का इसमें लेख है। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आपको सन्यासी विद्रोह ये आपको 1763 से 1800 तक है, यानी कि 1763 से 1800 तक का इसका काल था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज है जिसकी परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो दूसरा जो लंबा विकर्ण है उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा अगर हम करेंगे तो भुजा निकालेंगे तो हमारा भुजा जो है 13 मीटर निकल जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको 24 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों कि 100 मीटर की दौड़ में ए जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। उसके बाद है यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है तो बी की गति क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो बी की गति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, वो भी हमारा मैथ से है जो कि आपको प्राथमिक गणित का मैथ है। एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है और घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको हो जाएगा कि दोपहर में 12:48 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है।
दोपहर में 12:48। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। बोल रहा है कि 200 और 600 के बीच में कितनी संख्या है जो आपका 4, 5 और 6 तीनों से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपका 60 आएगा। उसके बाद हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, जितना भी अंक 200 और 600 के बीच में जो भी संख्या है वो आपका विभाज्य होगा। तो कितनी संख्या है, तो 200 और 600 के बीच में जो आपको जो संख्या 4, 5 से विभाज्य होगी वो आपको होगी कुल 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर इतना है और संख्याओं का योग 1000 है, तो संख्या क्या है। इसका भी ये आपको मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है 628 और 372, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। यहाँ इस सेट से आप देख रहे होंगे कि प्राथमिक गणित, प्राथमिक जो है साइंस, उसके बाद जो है रीजनिंग, जीके, उसके बाद जीएस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा इस मॉडल सेट में आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से तैयारी करके आप सक्षमता परीक्षा को अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। और बीपीएससी टीआरई 3 की जो आपका आने वाला परीक्षा है उसकी भी तैयारी आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं और अपना अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% हानि होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितने बेचने चाहिए। ये भी आपका मैथमेटिक्स का प्राथमिक गणित का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, कितने समय में यह एक राहगीर को उस दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चल रहा है तो पार करेगा। ऑप्शन नंबर इसका है ए में 6 सेकंड है, बी में 7.7 पूर्णांक 1/2 सेकंड है, उसी प्रकार जो है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो 7.1/3 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। आगे हमारा सामान्य विज्ञान से प्रश्न आ गया दोस्तों। तो इसमें जो है आपको तरलीकृत पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। हमारे पास ऑप्शन है मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको ब्यूटेन कौन है, तो ब्यूटेन इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरती है उसे क्या कहा जाता है। पानी जब मिट्टी से जड़ों में जिस मतलब भौतिक प्रक्रिया से गुजरती है उसे क्या कहा जाता है। विसरण, वाष्पोत्सर्जन या अवशोषण या परासरण। तो पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजरती है उसे हम लोग परासरण कहते हैं, उसे हम लोग परासरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। करते हम लोग अगले प्रश्न जो कि हमारा है कि कीट बक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। कीट बक्षी पौधे जो है मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको कि पौधे की जहां तक बात है तो वहां यहां आपको नाइट्रोजन एकदम सही हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की कमी से यहां उगते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि पीयूष ग्रंथि किसे, पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, वो आपका कहां स्थित होता है। आंत में, लीवर में, किडनी में या मस्तिष्क में। तो पीयूष ग्रंथि जो है आपको वो आपका मस्तिष्क में होता है और इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये शरीर के सारे ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हमारा सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हर ग्रुप के ब्लड को वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो इसमें कौन सा है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट जिसको बोलते हैं वो आपको है ए बी, वो है ए बी।
उसी तरह अगर बोले कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यानी यूनिवर्सल डोनर जो हर आदमी को दे सकता है, अगर वो पूछे तो वो आपका हो जाएगा ए, ओ, वो आपको हो जाएगा ओ, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निमोनिया एक संक्रमण है तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का या फेफड़ों का। तो निमोनिया जो एक संक्रमण है दोस्तों, वो आपको है फेफड़े का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रात के समय में खुले आकाश में जो तारा टिमटिमा रहा है उसको किससे हम लोग समझाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद है प्रकाश का ध्रुवीकरण या प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है इसका सही उत्तर है, प्रकाश का अपवर्तन इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है आपका किसके सिद्धांत पर है, नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया या नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया या अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपको नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, इसका एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, उसकी वजह क्या है। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पकने की वजह क्या है। उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है या निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। अगला है प्रश्न दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। निम्नलिखित में जो है आपको सीमेंट का कौन जो है वो मुख्य घटक है, जिन्हें है चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम या राख। तो जहां तक सीमेंट की बात है तो वो आपको है चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक है, चूना पत्थर जो आपको सीमेंट का मुख्य घटक है। इसके अलावा सीमेंट, सिलिका, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि भी इसमें पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं। एक तत्व में समस्थानिक जो होता है उसमें अलग अलग क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु संख्या। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको एक तत्व के समस्थानिक में जो है वो द्रव्यमान की संख्या जो है वो अलग अलग होती है, द्रव्यमान की संख्या जो है अलग अलग होती है। जैसे कि आप हाइड्रोजन जो है 3 प्रकार का होता है, एक उसका परमाणु संख्या सेम रहता है लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 होता है। जैसे कि एक हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान संख्या जो होता है उसे हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, उसी तरह एक हाइड्रोजन के 2 द्रव्यमान संख्या होता है उसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसे हम लोग भारी जल भी कहते हैं। और 3 जो परमाणु संख्या, एक परमाणु संख्या पर 3 जो द्रव्यमान संख्या होता है हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। बढ़ते हम लोग प्रश्न को जो है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। तो बॉक्साइड है, कैलामाइन है, कैल्साइट है या गैलेना है। तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो आपको है वो बॉक्साइट है। इसका सूत्र होता है Al2O3 into 2H2O, Al2O3 into 2H2O, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न को जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक जो है वो किस विलयन का होता है, बफर का, क्षारीय का, अम्लीय का या उदासीन का। तो 7 से अधिक होने की बात यहां पूछ रहा है, तो 7 से अधिक होने का जो है वो आपका क्षारीय विलयन का जो है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है।
हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1911, 1913 या 1914 या 1919? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है कि 1913 में। कब बुलाई गई थी? 1913 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। कहां बुलाई गई थी? तो पटना में, पटना के बांकीपुर पटना कॉलेज के बांकीपुर में बुलाया गया था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, जनजातीय समाज में या सिख समाज में। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको जनजातीय समाज में, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम अगले प्रश्न की, जो कि निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? भील, संथाल, खासी या चौपाल? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आप लोग का है चौपाल। इनमें से जो चौपाल है वो जनजाति नहीं है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि बाल लिंगानुपात क्या होता है? बाल लिंगानुपात क्या होता है? इसका आपको बताना है कि लिंग अनुपात, जो बच्चों का लिंग अनुपात वो क्या होता है? 0 से 15 आयु वर्ग के प्रति 1000 महिलाओं व पर पुरुष की संख्या। उसके बाद 0 से 6 आयु वर्ग के में प्रति 100 पुरुषों पर महिला की संख्या। उसके बाद 0 से 15 आयु वर्ग में प्रति 100 वर्ग पुरुषों पर महिला की संख्या। और डी में है 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आप ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। चूंकि यहाँ पे बाल बोल रहा है तो बाल में आपको 0 से 6 आयु भी आता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बिहार, यानी कि आपको कौन से राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो उद्यान है दोस्तों वो आपको असम में स्थित है। कहां है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होती है? यानी कि सबसे ज्यादा चांदी भारत के कौन से राज्य में पाई? भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होती है? उड़ीसा में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, गुजरात में होती है या राजस्थान में होती है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है कि भारत के जो है आपको राजस्थान राज्य में जो है सबसे ज्यादा चांदी होती है। राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा चांदी होती है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि इनटैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? इनटैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? किसानों से, प्रोविजन से, प्रवासी से या नौकरशाह से? तो इंडेक्स जो इंडेक्स है वो इसका संबंध जो आपको प्रवासी से है, प्रवासी से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। बढ़ते हम अगले प्रश्न जो कि हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, खाना बनाने वाले जो बनाते हैं हम लोग, ये कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का। तो खाने बनाने में जो एलपीजी गैस होता है वो आपको मीथेन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? वो आपका मीथेन, यानी कि CH4। दोस्तों यहां से हमारा जो है वो आपका रीजनिंग का सवाल शुरू हो गया है। 108 नंबर से आप लोग देख रहे हैं कि 108 नंबर से आपका जो यहाँ पे 108 में रीजनिंग का सवाल है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में, यानी कि आगे की श्रृंखला क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको 68, यानी कि डी नंबर। इसका सही उत्तर दोस्तों वो है डी नंबर। उसी तरह एक और प्रश्न है यहाँ, राष्ट्रीय आंदोलन से कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वो कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूह द्वारा। यह कथन किसका था? ये जो कथन था वो किसका था? प्रोफेसर RB पांडे या घुड़िए या CR पांडे? तो ये जो कथन था दोस्तों वो है आपको RB पांडे का था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न के, देखिए राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको कि प्रश्न काल से के तत्काल बाद का समय, यानी प्रश्न काल के तत्काल बाद का जो समय होता है उसको हम लोग राजनीतिक में शून्यकाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है। निषेचन की प्रक्रिया जो है वो कहां पर होती है। गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो निषेचन की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो आपको अंडवाहिनी में होती है। कहां होती है, तो अंडवाहिनी में। ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। यहां से आपका जो है रीजनिंग शुरू हो जाता है और रीजनिंग आपको 5 से 6 नंबर का रहने वाला है और मैथ भी आपको रहने वाला है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और शेयर अपने साथियों के साथ जरूर कीजिएगा। यहाँ दोस्तों देख रहे हैं कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग 25 है। तो हम लोग अगर वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 9 25। इस तरह से सही उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है रीजनिंग से है और आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि 109, 105, 89 और 53 दिया गया है। तो इसका अगला संख्या क्या होगा। तो जोड़ घटाव करने से, देखते हैं हम लोग घटा रहे हैं, तो घटाने से इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है -11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। अगला भी क्वेश्चन दोस्तों अल्फाबेट के एबीसीडी जो है ए टू जेड में आपको घटाना पड़ता है। टीओडी आर क्यू बी में देख रहे हैं टी और आर में क्या संबंध है, कितने लेटर कितने अंक का है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। टी और आर में -2 है, उसी तरह ओ और क्यू में भी +2 है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों LWV। LWV आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लस और माइनस को बदल दिया था, यानी माइनस की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर माइनस कर देते हैं और गुना की जगह पर भाग, भाग की जगह पर गुना कर दिया जाए। तो इसका जो है ये जो दिया हुआ है मैथ का सवाल, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको 27, यानी कि 27। हमने सॉल्व किया है तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपको 27 हो जाएगा। अगला भी दोस्तों रीजनिंग का सवाल है कि 68, 79, 88, 95, 100। इसके बाद आपका अगला संख्या क्या होगा। तो इसमें जो है 11, 9, 7, 5, 3 इस तरह से घटा गया है धीरे धीरे। तो इसका जो है अगर हम लोग सही से ये करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपको 103। क्या होगा, 103 हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अंग्रेजी के अल्फाबेट से है कि GRAM उसी तरह है EPY के, तो HALT हाल्ट जो है वो किस प्रकार होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपको ABCD। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको हो जाएगा SYJR। SYJR जो इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो एक उसी तरह आपका अल्फाबेट का एक और रीजनिंग का सवाल है कि HIND हिंडर को ABGWX के रूप में लिख सकते हैं और ग्लोबमा को इसके रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में AJKSTU को क्या लिखा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है TCBLMN। TCBLMN। तो सही उत्तर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि TCB है ना, और LMN जो इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता ही रहेगा और आता ही है। तो आप थोड़ा सा अगर इसको समझ के बनाएं तो आसानी से बन जाता है। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको B22। B22 यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। बढ़ते हम लोग अपने अंतिम प्रश्न की ओर जो कि हमारा रीजनिंग सही है। इसमें लिखा हुआ है उस विकल्प को चयन कीजिए जो खाली स्थान पे आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि QD है और सामने OB है। तो Q में से -2 करेंगे तो O हो जाएगा, B में से भी -2 करेंगे तो B हो जाएगा। इसी तरह जो आपका आगे बढ़ा है तो अगला जो ऑप्शन है
यानी कि सबसे आखिरी में जो होगा वो आपको kx के बाद क्या होगा, तो उसमें से 2 घटाएंगे तो i हो जाएगा, x में 2 घटाएंगे तो b हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर दोस्तों ये हो जाएगा IV, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और अपने नियोजित शिक्षक साथी और बीपीएससी TRE वाले जितने अभ्यर्थी उनको शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।